हाँ, तो मित्राणि नमः संस्कृताय। पिछले दिनों हम लोग परिभाषा से आरंभ किए थे और संप्रसारण तक हम लोग पहुँच पाए थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो में हम लोग इससे आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज जो हम लोग निष्ठा से देखेंगे, निष्ठा क्या कहता है हो। तो निष्ठा से आगे की ओर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये बता दूं कि अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप पहले वाला वीडियो एक बार देख लें, तो आपको बारीकी से बातें समझ में आएगी। और अगर आप संस्कृत बोलने के इच्छुक हैं, संस्कृत बोलना चाहते हैं, तो आइए संस्कृत बोलना सीखे कार्यक्रम के तहत कंठे कंठे संस्कृतम में आप भी हिस्सा लें। रात्रि के 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक होते हैं। और अगर 9वीं 10वीं के विद्यार्थी अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको संस्कृत और हिंदी का वर्ग करना है तो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक वो भी चलते हैं गूगल मीट के माध्यम से। और बाकी लोग यूट्यूब पर देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में आप जाएंगे। प्ले लिस्ट में जा कर के जो है आपका जो प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक बाई टॉपिक वहाँ बनाया हुआ है, उससे जा कर के आनंद होकर के देखें। और अगर इसके बाद कन्फ्यूजन हो तो इस पर जो है आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है, वो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं लिख करके। वो समस्या के लिए आपको बताया जाएगा, या आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगले वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर देने का कार्य करूँगा, बातें बताने का कार्य करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है निष्ठा। अब है निष्ठा क्या है। तो निष्ठा क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग अब देखें। कहता है अक्त। देखिए इसको बहुत सारे लोग कत पढ़ते हैं, आरंभ काल में कत पढ़ते हैं, तो आधा क है और त है। तो अक्त एवं अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। जो अक्त और अक्तवतु प्रत्यय हैं उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है। अब यह धातुगण क्या है, तो पहले हम लोग प्रादिगण वगैरह वगैरह वहाँ आप देख लिए थे, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे थे, यानी पिछले वीडियो में। तो अब आगे आप देखें क्या, तो ये क्या है, तो भवादि। देखिए भवादि एक गण, अदादि, भवादि, अदादि इत्यादि, यानी कि 10 भागों में अर्थात 10 गण होते हैं। धातुओं के विभाजन को ही धातुगण कहा जाता है। ठीक है। अब आइए अनुनासिक क्या है। तो अनुनासिक के बारे में सुनिए। मुख एवं नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। वैसा वर्ण जिसको मुख तथा नासिका से बोला जाए, उच्चरित हो, वो क्या है, वर्ण अनुनासिक है। जिसको नाक से बोलते, जैसे अंग हो गया, ईय हो गया, अण हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सब क्या है, तो अनुनासिक वर्ण है। ठीक है। स्वर्ण के लिए क्या कहा गया कि वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण उसे कहेंगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो, समान हो, तब वो स्वर्ण संज्ञा उसकी होती है। संयोग संज्ञा क्या है, तो स्वर रहित व्यंजन वर्ण के समूह को संयोग कहा जाता है। स्वर रहित व्यंजन वर्ण के समूह को संयोग कहा जाता है। इस समूह की संयोग संज्ञा होती है। ठीक है। आगे चला जाए। संहिता क्या है, तो वर्णों की अत्यंत निकटता, समीपता की संहिता संज्ञा होती है, अथवा उसे संहिता कहा जाता है। संहिता क्या है, तो वर्णों की अत्यंत निकटता, समीपता की संहिता संज्ञा है, उसे संहिता भी कहा जाता है, कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाषा क्या है। देखिए वहाँ हम लोग पहले वीडियो में परिभाषा देखे हैं और अभी क्या देख रहे हैं, विभाषा। किसी कार्य व्याकरण में आदेश, आगम आदि का होना अथवा न होना, जिसको विकल्प से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, विभाषा कहा जाता है। व्याकरण में विभाषा विकल्प एवं अनंत क्या है, अंतरस्याम के समान अर्थ है। जैसे बहुत सारे स्थानों पर आपको विभाषा लिखे हुए मिलेंगे, कई स्थानों पर विकल्प मिलेंगे, कई स्थानों पर
अन्यत्र श्याम भी लिखा हुआ मिलेगा, जो सबका अर्थ क्या है, तो सबका अर्थ है आपका विकल्प। क्या है? विकल्प। अब आइए प्रत्याहार क्या है। तो प्रत्याहार में जाने से पहले इसे प्रत्याहार को थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, आप लोग देखते रहिए। चलिए, के बाद कहता है कि प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार के बारे में चर्चा है। तो क्या है? अल्प वर्णों के माध्यम से अधिक वर्णों का बोध होना। अल्प वर्णों के माध्यम से अधिक वर्णों का बोध होना क्या है? बोध होना प्रत्याहार कहलाता है, यानी कि बोध होना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी प्रत्याहार का नाम एक संक्षेप भी हो सकता है। जैसे समास को हम लोग संक्षेपीकरण कह देते हैं या संक्षेप कह लेते हैं, वैसे ही प्रत्याहार का भी मतलब है संक्षेप। अल्प वर्णों के माध्यम से, जैसे देखिए हमें अगर बोलना हो कि स्वर बोलिए, स्वर कौन कौन है, हम क्या बोलेंगे? अ, ई, उ, रेल, रे, ए, ओ। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आप आराम से भी बोल सकते हैं अच। अच का मतलब है कि अ से लेकर के चकार जो माहेश्वर सूत्र में आए हैं जहाँ तक, यानी अयुण के आकार से लेकर ऐ औच के चकार तक अच कह देने से पूरे स्वर वर्ण की चर्चा हो गई। हल कह देने से पूरे व्यंजन की चर्चा हो गई। यदि कोई अल कहे, तो अल कहने से स्वर तथा व्यंजनों की चर्चा हो गई। अब यहाँ कुछ बातें, अधिकतर बातें तो इसमें टाइप की गई है, बहुत अच्छा है। जैसे अच प्रत्याहार कहने से अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ वर्णों का बोध हो जाता है। तो हमें अ, ई, उ, रील, री बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्वर कौन है? तो अचः स्वरा, अच को ही स्वर कहते हैं। अच कौन है? तो अ से लेकर के च तक, यानी कि च गायब रहेगा, तो ये वर्ण हो जाते हैं 9। यानी स्वर वर्ण कितने हैं? 9। अच प्रत्याहारे कति वर्णाः भवन्ति? तो अच प्रत्याहारे 9 वर्णाः भवन्ति। इस प्रकार से आप जो है बोल सकते हैं। एक क्षण, चलिए। प्रातिपदिक क्या है? तो धातु एवं प्रत्यय से भिन्न अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहा जाता है। धातु एवं प्रत्यय से भिन्न हो, अर्थवान हो, वैसे शब्द को प्रातिपदिक कहा जाता है। और कृत प्रत्यांत एवं तद्धित प्रत्यांत शब्दों को भी प्रातिपदिक कहा जाता है। यथा रामः, कृष्णः, रमेशः इत्यादि शब्द प्रातिपदिक हैं। क्या है? प्रातिपदिक। आइए स्वर के पास। स्वर कहता है, स्वरित है, स्वर नहीं है, क्षम्यताम, स्वरित। उदात्त स्वर एवं अनुदात्त स्वर का मिलन ही स्वरित स्वर कहलाता है। स्वरित स्वर क्या है? तो उदात्त स्वर एवं अनुदात्त स्वर का मिलन ही स्वरित स्वर कहलाता है, यानी स्वरित कहलाता है। अब प्रादि क्या है? तो पहले ही चर्चा कर दिए, फिर भी ये देख लीजिए। प्र, परा, अप, सम ऐसे होगा। सम, अणु, अव, इस प्रकार से जो है 22 प्रादिगण है। इसे याद करने के लिए आसानी से देखिएगा, प्लेलिस्ट में जो है आपको उपसर्ग के विषय में दिए हुए हैं, उसमें है प्र, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुसे, निर, निस, वि, सम, अणि, अनु, अव, सु, उत, उप, अप। इस प्रकार से जो है वहाँ वीडियो बनाए गए हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको बारीकी से समझ आ जाएंगे। क्रियापदों के साथ प्रयुक्त होने पर इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ऐसी बातें पहले भी हो चुकी है। जैसे परा जोर भवती, परा भवती हो गया। भवती के साथ प्रयोग होने पर प्र, परा उपसर्ग कहलाएंगे। क्रिया के बिना प्रादि ही कहा जाएगा। उपसर्ग क्या है? तो धातु के पूर्व उपसर्ग के प्रयोग किए जाते हैं। धातु के पूर्व या शब्द के भी पूर्व होते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे, क्रिया के साथ योग रहने पर ही प्रादिगण को उपसर्ग कहा जाता है। ये भी बातें यहाँ हो गई। प्रत्यय क्या है? तो धातु एवं शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होते हैं। यानी कोई भी शब्द हो या फिर धातु हो, उसके बाद में जो जिसका प्रयोग हुआ शब्द या धातु के बाद, वही क्या है? तो वही प्रत्यय है। जैसे राम जोड़ सुरामा, गम जोड़ तिप,
तो गच्छति। राम शब्द है, गम धातु है, इन दोनों के अंत में क्या है, सुप एवं तिप प्रत्यय के प्रयोग हुए हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और वार्तिक क्या है, तो कहता है कि पाणिनि के सूत्रों में नए प्रावधान को ही वार्तिक कहते हैं। जो पाणिनि के सूत्र हैं इसमें नए प्रावधान को ही क्या कहा गया, वार्तिक। यथा यण प्रतिषेधो वाच्य, यन कार्य का लोप नहीं होना चाहिए, यन कार्य का लोप नहीं होना चाहिए। लोप क्या कहता है, तो लोप कहता है जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा, तो उसका लोप हो जाएगा। इसे मैं पहले भगाता हूँ, एक मिनट। हाँ, जिसकी इत होगी, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या होगा, लोप होता है, यानी लोप होगा। आगे ये संधि के विषय में सुन लीजिए जरा। दो वर्णों के आपस में मिलने की क्रिया को व्याकरण शास्त्र में संधि कहा जाता है। संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ मेल होता है। अब देखिए, अब यहाँ ऐसे दिया गया है, जब आप संधि पढ़ेंगे तो वहाँ हम बताएंगे दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि के विषय में आप वहाँ से पढ़ेंगे। आगे समास, दो या अधिक पद, जिसको पद को संस्कृत में, यानी कि शब्द को संस्कृत में पद कहते हैं, जब अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षेप होता है। और व्यास, व्यास का विपरीतार्थक शब्द समास है। व्यास का मतलब विस्तार होता है, व्यास का अर्थ विस्तृत होता है यानी विस्तार होता है, और समास का मतलब क्या हो जाता है, संक्षेप होता है। ठीक है। अब कहता है कर्ता, करोति इति कर्ता, करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह क्या है, कर्ता है। कारक, क्रिया से जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक किसको कहेंगे, क्रिया से जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहेंगे। अब बताइएगा कि संस्कृत में कारक कितने हैं और कौन कौन, आप कमेंट के माध्यम से लिखकर बताने का प्रयास करेंगे। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, कदा कृदंत, कृत प्रत्यांत शब्द कृदंत कहलाता है। कृत जोड़ अंत बराबर क्या हो गया, कृदंत। निपात क्या है, तो अव्यय को निपात कहा जाता है। यथा च, वा, ननु, न, च इत्यादि अव्यय हैं, यानी अव्यय जो है उसको निपात कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं वो भी आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। अव्यय क्या है, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, इस प्रकार से वहाँ बनाया गया है, वहाँ आप जा करके देख लेंगे। यहाँ केवल आपको परिभाषा दे रहा हूँ। तद्धित क्या है, तो तद्धित प्रत्यय शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला होता है, यानी कि तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय जो भी हो शब्द या धातु के बाद ही प्रयोग होता है। तो तद्धित प्रत्यय शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं तद्धित, और धातु के बाद होंगे वो क्या था, तो कृत प्रत्यय था। अब यहाँ है शिव जोर अन्न हो गया शैव, इसमें कौन प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय है। तद्धित में भी अन्न है, उसका ही भेद होगा, उसके लिए आपको प्रत्यय वाला वीडियो देखना पड़ेगा। संधि अभी बताए हैं, दो वर्णों के संयोग से यानी मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है नए वर्ण का बनना या परिवर्तन होना। यथा उप जोड़े इंद्र, उप में अ है और इंद्र में ई है, अ और ई के स्थान पर ए हो गया है तो उपेंद्र बन गया। स्त्री प्रत्यय क्या है, तो शब्दों के अंत में स्त्री प्रत्यय के प्रयोग होते हैं, जैसा अज जो टा, अजा। अब कहता है कि स्त्री प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या है, तो किसी भी शब्द या धातु के बाद ही लगते हैं। ठीक है। अब स्त्री प्रत्यय है तो यहाँ अज शब्द पुल्लिंग था तो टाप लगा दिए तो अजा बन गए। इसके बाद है विभक्ति। सुबंत एवं तिगंत दो प्रकार की विभक्तियाँ होती है। सुबंत एवं तिगंत, सुबंत विभक्ति शब्द के बारे में प्रयुक्त होती है। कहता है कि सुबंत विभक्ति शब्द के बारे में प्रयुक्त होती है, जैसे राम जोड़ सु क्या बन गया, रामः। इसकी तिङंत विभक्ति धातु के बाद में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गम जोड़ तिप गच्छति इत्यादि। इस प्रकार से यहाँ तक आप देख लिए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, और अगर आपको बातें समझ में नहीं आई तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे
और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो, जहाँ आपको शंका हो, वहाँ पूछने का कार्य करेंगे। और ध्यान रहे, पढ़ते समय समस्या होती है तो उससे डरना नहीं है, उसे एक बार पढ़ना है अपने कॉपी में, यानी कि जो आपकी टिप्पणी पुस्तिका है उस पुस्तिका में लिखेंगे, जहाँ संशय हो वहाँ लिख लेंगे पीछे, उसके बाद आप पूछने का कार्य करेंगे। क्योंकि पढ़ करके जैसे उठते हैं उसके बाद समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो जहाँ समस्या हो आप कॉपी में लिख ले कि मेरे को ये नहीं समझ में आया, उसको मैं बाद में बताने का प्रयास करूँगा। फिर वही, अगर किन्हीं को संस्कृत संभाषण करना है तो शीघ्र आरंभ हो रहे हैं तृतीय संस्कृत संभाषण शिविर, जो 1 जून को आरंभ होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिन्हें आवश्यकता होगी वहाँ तक पहुँचाने का भी कार्य करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप उस बताना नहीं पड़ेगा, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है मज़े से पढ़ें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।